क्या आपको पता है हमारा जो दिल है वो धड़कता कैसे है, साउंड कैसे कैसे आते हैं? अगर नहीं धड़के तो क्या होगा? हार्ट का यूज़ क्या होता है? वेट। अगर नहीं पता ना तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी आपको पढ़ने का मौका दे रही है। जी हाँ, हम आज पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किसका सर्कुलेशन होता है, संचार होता है। हम यहाँ तक तो सबको पता ही होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है। ये इतने कमज़ोर तो कोई भी नहीं होगा। अगर फिर भी टेस्ट करना चाहते हो तो कहीं कट करके देख सकते हो अपनी बॉडी को। अगर ब्लड निकल रहा है तो समझ जाना कि हाँ, आपके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। हम सबको पता है ब्लड का कलर रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये तो थी बेसिक बातें। तो इसी बेसिक बातों से ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरा एनिमेटेड लेक्चर है अपना। लेकिन अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि था रेस्पिरेशन का, तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ एक पॉइंट कहा था कि हम इस रेस्पिरेशन को, इस लंग्स को हम कनेक्ट करेंगे हार्ट के साथ। तो अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, जिससे आपको जो लिंक्ड करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, अब इसके बाद नहीं बोलूँगा, परेशान नहीं करूँगा। ये तो मेरे को बोलने का था तो मैंने पहले ही कह दिया, ताकि बीच में आपको मैं डिस्टर्ब ना करूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को। सबसे पहला टॉपिक है अपना ब्लड। जो ब्लड होता है वो सॉलिड नेचर का होता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? वेट, बता रहा हूँ। ब्लड सॉलिड नहीं होता एक्चुअली। ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जिसके अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जी हाँ, आरबीसी जो होता है ये ब्लड के सेल्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं। लेकिन हमारा तो सर ब्लड जो होता है लिक्विड के फॉर्म में आता है। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता। लिक्विड के फॉर्म में इसलिए आता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन इस ब्लड सेल्स के मुताबिक ज़्यादा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मात्र 45% के साथ प्रेजेंट होते हैं। जिसके कारण ये जो ब्लड होता है ये सेमी फ्लूइडिक नेचर का होता है। मतलब या तो ये ना ही ज़्यादा लिक्विड नेचर शो करेगा और ना ही ज़्यादा सॉलिडिटी शो करेगा। अरे हाँ यार, देखे ही होगे कि अगर ब्लड का भी निकलता है, क्लॉट हो रहा है, तो अगर आप उसको थोड़ी देर अगर उसको बांध के रखो तो वो रुक भी जाता है। दूसरी बात, वो जल्दी सूखता भी है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो देख सकते हो। और बायोलॉजी स्टूडेंट यार, इतना तो ध्यान दिया ही होगा। अब टॉपिक डालते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर वाटर का परसेंटेज 90 to 92% होता है। प्रोटीन की बात कर लो तो 6 to 7% प्रेजेंट होता है। मिनरल्स की बात करो तो मिनरल्स भी होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण देख सकते हो हमारा जो ब्लड क्लॉट करता है तो ये प्लाज्मा ही है, जो भैया बोलता है ज़्यादा मत निकल जाना, थोड़ा बहुत बचा लेना अपने शरीर के लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, जो हम बोल सकते हैं कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। राइट, ठीक है सर। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है ना। ऐसा नहीं कहना कि वाइट कलर का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलरलेस होता है, और तो और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आया था, और बोर्ड्स के रिगार्डिंग तो इससे क्वेश्चन आते ही रहता है, तो ये सब याद कर लेना। अब डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप के होते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? अरे यार वेट करो, बता रहे। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमें न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है, बेसोफिल देखने को मिलता है, और यूशनोफिल देखने को मिलता है। इस यूशनोफिल को अपन एसिडोफिल भी बोल सकते हैं। इसके बारे में भी देखेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। और ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करो तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। अब दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करता होगा कि जिस तरह हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं तो डब्ल्यूबीसी को भी लिम्फोसाइट बोलते होंगे। क्यों बोलते हैं देख लिया ना, क्योंकि इस डब्ल्यूबीसी के अंदर ही ये लिम्फोसाइट्स रहता है। उसके अंदर भी कहाँ? तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। अरे हाँ यार, टॉपिक क्लियर होता चलेगा, बस ध्यान रखो। अब देखो, ये जो हमने पढ़ा ना ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, उसके अंदर जितने भी हमने टाइप्स देखे उसका एक एविडेंसी बनता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, उससे कम कौन होता है, उससे कम कौन होता है। तो वो भी मैं बताता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है NLMEB। मतलब कि एन से आएगा न्यूट्रोफिल, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आता है मोनोसाइट्स, उसके बाद आएगा हमारा एशनोफिल, जिसको एसिडोफिल भी बोल सकते हैं, और लास्ट में आता है बेसोफिल। तो इसकी ये एबंडेंसी है, ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि नीट के रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स में एविडेंस नहीं पूछता, पर क्या भरोसा यार, अगला दिन से पूछ दें। देखो यार, हम कोई फिक्स नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आ जाते हैं ये न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल क्या क्या चीज़ रिलीज करता है वो देखते हैं।
न्यूट्रोफिल जो होता है वो फेगोसिटिक कंपाउंड को रिलीज करता है। अगर हम बात करें एसिडोफिल की तो इसको अपन इलेक्ट्रोफिल भी कहते हैं, जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, एलर्जी रिलीज करता है। किसी भी चीज़ से हमें जब एलर्जी लगता है ना, तो यार यही एसिडोफिल का काम है। वो हमें बता देगा कि तुम्हें इस चीज़ से एलर्जी है, तुम इस चीज़ करने के लिए मत जाना। ओके, आगे बात करते हैं बेसोफिल की। तो बेसोफिल जो होता है ये 3 चीज़ को रिलीज करता है। पहला है हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा हेपेरिन। अगर हम बात करें तो ये जो हेपेरिन होता है ये इन्फ्लामेशन एरिया में भी हेल्प करता है। मान लो किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन हो गया, किसी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये जो हेपेरिन होता है ये वर्क करना शुरू करता है, सोचता है यार किसी तरह इसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यार डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पहले ही हमने बता रखा था। अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर हमने देखा था मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये फेगोसाइट्स को रिलीज करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रोफिल की तरह। और ये जो लिम्फोसाइट होता है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम यही करता है। तो क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वहाँ पर डब्ल्यूबीसी ना लिख करके वो ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और आरबीसी और प्लाज्मा लिखा हुआ था। तो जिसको पता होगा वो सही करके आया होगा कि ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं होंगे, कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स का एग्जाम्पल है। यार बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप कोरिलेट खुद करना। अब मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक में अगर मैं बार बार रिपीट करूँ ना तो दिक्कत होगी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका मेन काम होता है क्लोटिंग फैक्टर का। मतलब अगर हमारा ब्लड जो है कहीं से निकलना शुरू हो गया है और रुक नहीं रहा है, तो वो उसका रोकने का काम करता है ये प्लेटलेट। ये बोलेगा भाई रुक जा वरना तुम मर सकते हो, ये रोकने का काम यही करता है। दूसरी बात, प्लेटलेट्स जो होता है ये मेगा कैरियोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस हुए रहते हैं। अब बात करें आरबीसी की, तो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि आरबीसी जो होता है ये बाइकॉन्केव शेप का होता है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो सबको पता होगा। अगर हम बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन की, तो ये 120 डेज के अंदर रिकवर होता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्प्लीन होता है इसको अपन ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब पता है, कब्रिस्तान या फिर बोलो कब्र। ओके, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को अच्छे से कवर कर लिया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। ब्लड का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और नया टॉपिक शुरू होगा, ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हाँ बोर्ड्स में कभी कभार ही इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन यार देखना तो पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है और साथ साथ एनसीईआरटी ने लिखा है तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुपिंग की, तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा होता है रेसेस। रेसेस को हम आरएस से डिनोट करते हैं। ये रेसेस क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, सर समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा। देखो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए, दूसरा बी, दूसरा ए बी और चौथा ओ, ऐसे होते हैं। अब वो लोग सर पर मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, ऐसा सोचते होगे। तो ये जो पॉजिटिव साइन होता है ना और नेगेटिव साइन, उसी को हम रेसेस कहते हैं। ओके, अब तो समझ में आ गया रेसेस कौन है। हाँ, तो रेसेस भी समझ लिया, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, और किस तरह हमने ब्लड ग्रुप को बांटा है वो भी देख लिया। बेसिकली तो हम यही सोचते हैं कि हम मेडिसिन खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन का ही रोल होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हम ठीक अपने बॉडी के कारण होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कोई लड़का या फिर लड़की बीमार है जिसका एंटीजन ए है, वो सही था, अचानक से उसको बीमारी हो गया, तो सिंपल सी बात है उसका जो ए एंटीजन होगा वो थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो कमज़ोर क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा कोई एंटीजन आया और उस पर अटैक कर दिया और उसे कमज़ोर बना दिया। बिल्कुल ठीक है, कमज़ोर किया तो इसका जो डब्ल्यूबीसी होगा वो थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा, वो जो है इम्यूनिटी सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देगा मेडिसिन जिसको हम कहेंगे एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उल्टा वो जो बी एंटीजन था, दूसरा एंटीजन था, उसके पावर को बढ़ा देगा। अब बोलोगे सर उसका पावर बढ़ जाएगा तो वो तो जीत जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। जैसे ही उस बी एंटीजन वाले का पावर बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी देखेगा कि उसका पावर बढ़ रहा है, तो मतलब मुझे अपना भी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो तुरंत ए ग्रेनुलोसाइट से कांटेक्ट करेगा और जाएगा लिम्फोसाइट्स के पास और बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा तुम इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू करो, ताकि वो जो बी एंटीजन मिस्टेक से घुस आया है हमारे बॉडी पे उसको हम मार सकें। तो जैसे ही हमारा ए एंटीजन का पावर बढ़ जाएगा तो वो बी जो एंटीजन था दूसरा वाला वो मर जाएगा, राइट।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा एंटीजन ए है तो उसके लिए हमें एंटीबॉडी क्या चाहिए, बी चाहिए। समझ रहे हो? तो उसी तरह अगर किसी का एंटीजन अगर बी है तो उसके लिए एंटीबॉडी क्या लेंगे, ए लेंगे। अगर किसी का एंटीजन ए बी है तो उसके लिए एंटीबॉडी हम ओ लेंगे। और उसी तरह अगर किसी का एंटीजन ओ होता है तो उसके लिए हम एंटीबॉडी ए बी यूज करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा ना यार क्यों ऐसा करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग हमने बहुत अच्छे तरह से कवर कर लिया। एक टॉपिक बच गया रेसेस। रेसेस कुछ भी नहीं है, हमने पहले ही बताया कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसी को हम रेसेस कहते हैं। अगर आर एच पॉजिटिव है इसका मतलब रेसेस प्रेजेंट है। अगर किसी में आर एच नेगेटिव है तो हम बोलेंगे उसमें रेसेस एब्सेंट है। इसको हम पूरा यूज करेंगे अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस में। इस वर्ड पे मत जाओ, बहुत बड़ा लग रहा है पर बहुत ईजी है। जिस किसी ने भी इस वर्ड को तोड़ दिया ना, समझ लो उसके लिए बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, तो यहाँ पर आरबीसी क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ फीटालिसिस लिखा हुआ दिख रहा है, फीटालिसिस का मतलब होता है फीटस। फीटस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो मेथड है, हम किसके अंदर देखने वाले हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने वाले हैं। अब इसको मैंने कहानी की तरह बताया है, चलो वो कहानी को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको बहुत सिंपल में हम इस मेथड को समझ लेंगे। देखो एक कपल है, मेल और फीमेल, दो पेरेंट हैं। मेल के अंदर आर एच पॉजिटिव है, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप होगा, जैसे कि ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, या तो फिर ए बी पॉजिटिव होगा या ओ पॉजिटिव होगा, जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव में होगा। और जो फीमेल है उसके पास आर एच नेगेटिव है, मतलब जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव के साथ है। दोनों के बीच होगी मैटिंग। मैटिंग होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद वो जायगोट का फॉर्मेशन करेगी। कहाँ पर होता है, तो यूटेरस के अंदर होता है। वहाँ पर 3 यूटेराइन वाल होते हैं, उसी के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मदर का जो प्लाजेंटा होता है उसी से बेबी कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू बेबी का जो फूड होता है वो सप्लाई होता रहता है। ये सब हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। अगर आप नीट रिगार्डिंग वीडियोस देख रहे हो तो यार उस लेक्चर को देख लेना, और अगर आप सिर्फ क्लास 11 के लेक्चर्स देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इतना तो मैंने बता दिया, वो काम चल जाएगा। तो वो जो बेबी है उसका फूड सप्लाई हो रहा है किसके थ्रू, प्लाजेंटा के थ्रू, राइट। जब उस बेबी का 3rd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा तो बेबी का पार्चुरेशन सेफली हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही डिलीवरी होगी बच्चे की, वो जो बेबी होगा ना वो मदर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा। अब मदर का जो ब्लड है, चारों तरफ तो ब्लड ही है ना, तो ब्लड के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो वो ब्लड जो है वो देख लेगा कि इसके पास तो आरएच पॉजिटिव है, मतलब रेसस प्रेजेंट है, और फीमेल के बॉडी में तो आरएच नेगेटिव है। अब याद करो हमने एंटीजन और जब एंटीबॉडी देखा था तो हमने कहा था एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी के देख करके रिएक्ट करना शुरू करता है और तेजी से अपना एंटीजन को बढ़ाएगा। तो उस मदर के लिए वो जो बेबी है ना वो एक एंटीबॉडी का काम कर रहा है, तो उसको देखते ही वो एंटीजन जो है वो क्या करेगा, मारना चाहेगा। तो उस बेबी को मारने के लिए जो है वो तुरंत अपना एंटीजन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, पर बेबी को मार नहीं पाएगा, वो बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ दूसरा बेबी, वो चाहती है कि मेरे को दूसरा बेबी भी होनी चाहिए, और अगर उस बेबी के अंदर मिस्टेक से भी आरएच पॉजिटिव चला जाता है तो वो बेबी को तुरंत मार देगा, क्योंकि उस मदर के अंदर एंटीजन जो है उस आरएच पॉजिटिव के लिए बहुत ही बढ़ चुका है, राइट। तो अगर आप कभी शादी करते हो ना तो ब्लड ग्रुप जरूर पूछ लेना लड़की का, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। चलो ठीक है। लेकिन 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 इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हमारे मेडिकल साइंस ने निकाला है। वो क्या है वो देखो। अगर किसी मदर को ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जो मेल पेरेंट है उसका पॉजिटिव है, और पहला चाइल्ड हो चुका है लेकिन सेकेंड में दिक्कत आ रही है, उस मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी। हालांकि ये थोड़ा महंगा आता होगा पर कोई बात नहीं, इससे जो है इस इंजेक्शन लेने के बाद जो भी मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बन चुकी होगी, जो एंटीजन इंक्रीज हो चुके होंगे, उसको ख़त्म कर देगा। अब ख़त्म कर देगा तो सिंपल सी बात है, फिर से वही नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यार अब तो समझ में आ गया ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल। इसलिए भैया आरएच पॉजिटिव हो मतलब कि कोई पॉजिटिव है, और कोई अगर गर्ल नेगेटिव है तो देख लो इतना कुछ झेलना पड़ेगा। ओके। खैर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक था समझाना, मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, पर इतने इसी ट्रिक के साथ समझाया हूँ तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ देखा था हमने? प्लेटलेट्स में देखा था, बिल्कुल। तो यहाँ आपको पढ़ना है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, वो जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आता है, आई रिपीट, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के जब प्रेजेंस में आता है तो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। और ये थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन के प्रेजेंस में जैसे ही आता है तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, जो इसको कोगुलेशन कराने में हेल्प करवाता है। इतना ही कुछ एनसीईआरटी में लिखा था, छोटा सा ही टॉपिक था, ये भी क्लियर हो गया। एक्चुअली इससे क्वेश्चन नहीं आते, पर एनसीईआरटी ने बहुत पेचीदा तरह से लिखा था, तो मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है ताकि आप कोरिलेट करके यहीं पर इसको ख़त्म कर सकते हो। ये पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है लिम्फ। लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि लिम्फ जो होता है एक टिश्यू है जिसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड का नाम है WBC। याद करो, WBC तो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि कलरलेस पिगमेंट होता है। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, बिल्कुल यार वही चीज़ लिख दिया मैंने। और तो और ये जो लिम्फ होता है इसका काम है फैट्स को एब्जॉर्ब करने का। ओके, यहाँ पर लिम्फ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये हार्ट नहीं, ये कभी भी टूट जाता है, इसको साइड करो, अपने हार्ट को लेकर के आएंगे। पर उससे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको क्लियर करते जाएंगे, तभी हार्ट को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो टॉपिक डालो, सर्कुलरी पाथवे। सर्कुलरली पाथवे जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज्ड होता है। ओपन टाइप हमें देखने को मिलता है AM में, मतलब कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, और क्लोज टाइप देखने को मिलेगा एनालिडा में और कॉर्डेट्स में। हम तो कॉर्डेट्स हैं भैया, वर्टिब्रेट्स हैं, बिल्कुल। अगर ये सब में दिक्कत है ना तो कोई बात नहीं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का लेक्चर भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब्र करो, थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें हार्ट की, तो किसी में 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, तो फिशेस में होता है। अब बोलोगे सर ये तीनों में ना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको कोई ट्रिक नहीं याद करने का? बिल्कुल ट्रिक है, ट्रिक पे बता देता हूँ। ट्रिक देखो, अगर किसी में 2 चैम्बर हार्ट है ना, इसका मतलब उसमें एक आर्टरी होगा और एक वेन होगा, जैसे कि फिश होते हैं। अगर हम बात करें 3 चैम्बर हार्ट है तो इसका मतलब 2 आर्टरी होगा और एक वैन होगा, जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अगर हम बात करें किसी में 4 चैम्बर हार्ट है तो मतलब उसके अंदर 2 आर्टरी होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। तो जैसा कि हमारे में होता है, 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल सर, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे और क्रोकोडाइल होंगे। जी हाँ, क्रोकोडाइल के अंदर भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक तो हो गई हार्ट के चैम्बर की बात। अब मैं याद करो, हमने जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था हम हार्ट और लंग्स को भी कनेक्ट करके देखेंगे, और ऐसा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। अगर आपने नहीं देखा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक, हमारा चैप्टर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा करके देख लेना। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी मैं बस रिकैप कर देता हूँ। याद करो, हमने बोला था कि हमारा जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है कहाँ पर? राइट एट्रियम के पास, जो कि हार्ट है। किसके थ्रू लेके जाता है? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू लेके जाता है। तो उस ब्लड में जो ऑक्सीजन का डिपॉजिट हुआ तो हम उस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल, हमने यहाँ लिखा भी, एक चार्ट बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से फिर वो टिश्यू के पास जाएगा। टिश्यूज के पास जाने के बाद वहाँ तक तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहलाएगा, पर टिश्यू जो होता है ना, वो उसको जाने के बाद वो बोलता है कि तुम ऑक्सीजन लाए हो ना, तो तुम्हें मैं कार्बन मुफ्त में दूंगा। तो वो O2 तो पहले से था, अब वो हो जाएगा CO2। तो इस में अगर बात करें तो इस जो ब्लड होगा उसके अंदर अब CO2 डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल, कार्बोक्सी ब्लड मत कहते हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के पास, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, वो फिर वापस लंग्स के पास, और लंग्स जो होता है फिर से वो क्या करेगा? CO2 को भेज देगा और नॉस्ट्रिल के थ्रू उसको रिलीज कर देगा। तो ये फ्लो है, इस तरह का फ्लो होता है, आपको याद रखना है। तो ये जो फ्लो देखा हमने वो देखा 4 चैम्बर हार्ट में।
अगर हम बात करें किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट था, इसमें के अंदर एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल होता है जैसे कि फिश में, तो वो कैसे करती होगी? तो बात करते हैं फिश की, तो वो ऑक्सीजन लेगी किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू लेगी। उसके पास लंग्स तो होता नहीं है, गिल्स होता है। तो गिल्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी। कैरी करने के बाद उसको जाना किस पे है? ब्लड के पास जाना है। तो ब्लड से होकर के वो कहाँ पर जाके मिलेगा? उस एट्रियम के पास जाके मिलेगा। एट्रियम से होने के बाद वो टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से फिर ब्लड में जाएगा। राइट, सही है। पर टिश्यू तक पहुंचने के बाद जो ब्लड कहलाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। टिश्यू उसी तरह फिर से उसको क्या करेगा? कार्बन मुफ्त में दे देगा। अब कार्बन देगा तो वो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कैरी कौन करेगा? वेंट्रिकल करेगा। और वो वेंट्रिकल फिर जो है उस गिल्स के थ्रू CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। तो यही कहानी होती है 2 चैम्बर्ड हार्ट की। अगर किसी का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो यहाँ पर आपने ट्रिक तो लगा ही लिया होगा मेरे हिसाब से कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाना पसंद करता है एट्रियम के पास, और जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाना चाहता है वेंट्रिकल के पास। राइट, तो उसी तरह थर्ड चैम्बर्ड हार्ट में भी उसी तरह कहानी है। दो एट्रियम है ना, दोनों के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर होगा, और ये जो वेन होगा उसके पास जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और उसके थ्रू वापस से वो जो CO2 है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? देखो, मेन आपको पढ़ना है ना ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो कि 4 चैम्बर्ड का होता है। इस हार्ट पे फोकस करो, ये दिल वाला नहीं, इस हमारे ये जो नेचुरल हार्ट है उस पे फोकस करो। जो थोड़ा जनरेटर के जैसा दिखता है ना, उसको हम बहुत इजी ट्रिक के साथ अभी कवर करेंगे। सब कुछ का नाम भी याद करेंगे यार, थोड़ा सब्र करके रखो। ओके, देखो देखो देखो, इस डायग्राम को मत देखो, कंफ्यूज होते रहोगे। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, उस पर फोकस करो, मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। देखो, मैंने हार्ट बनाया है, उसको 4 पार्ट में बांट दिया है। एक को लिखा मैंने राइट एट्रियम, एक को लेफ्ट एट्रियम, एक को राइट वेंट्रिकल, एक को लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट डायग्राम को देखो, जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींचा था ना वहाँ मैंने कुछ लिखा है। एक में लिख दिया मैंने IAS, ये ऑफिसर वाला IAS नहीं है, इसका मतलब होता है इंटर एट्रियल सेप्ट्रम, जो कि आपको दिख रहा होगा दोनों एट्रियम के बीच में है, इसलिए हमने वहाँ वर्ड यूज किया है इंटर। दोनों एट्रियम के बीच में है इसलिए लिखा हमने एट्रियल, और उसी को हमने कह दिया सेप्ट्रम, तो बन गया इंटर एट्रियल सेप्ट्रम। यार एक इंटर और इंट्रा दोनों एक जैसे वर्ड हैं पर अलग अलग होता है। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि हम कोई मैच देखते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान का ही ले लेते हैं, तो हम क्यों बोलते हैं यार इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं? बोलते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि 2 डिफरेंट डिफरेंट नेशन के बीच हो रहा है मैच, इसीलिए हम कहते हैं इसको इंटरनेशनल मैच। ओके, बिल्कुल सही है यार। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर 2 वेंट्रिकल के बीच ही मैंने जो लाइन खींची थी उसको कहेंगे यहाँ पर IVS, मतलब कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्ट्रम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों के बीच, ये जो IAS है IVS है, उस दोनों के बीच जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस लाइन को देखो, उसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्ट्रम। मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का जो लाइन होगा उसको हमने कहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्ट्रम, जिसको लिखेंगे AVS। यहाँ भी मिस्टेक से IVS लिखा गया है, पर आप उसको AVS समझना। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना? अरे यार आगे भी होगा, ध्यान से सुनते चलो। ओके, अब ये जो AVS है ना, इट मीन्स ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का जो लाइन, वहाँ पर हमारा बल्ब प्रेजेंट होता है। और बल्ब भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाई कपसिड बल्ब, एक होता है ट्राई कपसिड बल्ब। अब दोनों की अलग अलग कहानी है, एक एक करके समझते चलते हैं। ओके, ट्राई कपसिड बल्ब जो होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक लाने की कोशिश करता है। लेकिन कोशिश तो करता है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अगर राइट एट्रियम में जाना चाहेंगे तो उसको अपोज भी करता है। मतलब एक बार इसने कह दिया कि तुम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाओ तो जाना ही है तुमको, वापस आना नहीं है उसके थ्रू। बिल्कुल सही है। तो उसी तरह याद करो, ये जो हमारा बाइकप्सिड बल्ब होगा वो क्या करेगा? उसका काम तो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। बिल्कुल यार, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एंट्रियम में एंटर करता है, तो लेफ्ट एंट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा तो वो कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। तो यहाँ बाइकप्सिड बल्ब जो होता है इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करवाना। लेकिन अगर वो ब्लड वापस अगर जाना चाहेगा लेफ्ट एट्रियम में तो उसको अपोज भी करवाएगा। तो देखो, मजे मजे में हमने इस दोनों का यूजेस भी सीख लिया।
अब ये ट्राइकैप्सिड बल्ब जो है ना, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। वो लाइन नहीं है एक्चुअली, वो एक मसल है। उस मसल का नाम है कॉर्डी टेंडी मसल। क्या है? कॉर्डी टेंडी मसल। ये कॉर्डी टेंडी मसल जो होते हैं, ये जा करके इस पैपिलरी मसल से अटैच होते हैं। अब ये कॉर्डी टेंडी मसल जैसे ही इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, तो हमें साउंड सुनाई देती है। कौन सी साउंड सुनाई देगी वो भी देखेंगे, पर साउंड सुनाई देती है ना धक धक की, तो बिल्कुल वो खींचता है ना तभी साउंड सुनाई देती है। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने ट्राइकैप्सिड बल्ब देखा, बाइकैप्सिड बल्ब को देखा, पैपिलरी मसल्स को देख लिया, उसके थ्रू कनेक्ट होता है कॉर्डी टेंडी मसल्स, उसको भी देख लिया। अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो ट्राइकैप्सिड बल्ब होता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, ये जो हार्ट होता है ना, उसके जस्ट थोड़ा से बाहर प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू जो होता है ये SA नोड को फॉर्म करता है, जिसका काम होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, जिसको अपन पेस मेकर भी कहते हैं। ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल लाएगा, मतलब उसको हार्ट को खींचने का काम करेगा। जो भी अभी हमने देखा ना कि जो पैपिलरी मसल्स या कॉर्डी टेंडी मसल्स, वो उसको कॉन्ट्रैक्शन यही प्रोवाइड करने वाला है। कैसे वो देखते हैं। ये SA नोड जैसे ही RA के पास जाएगा, मतलब कि राइट एट्रियम के पास घुसेगा, वहां पर जाकर के ये SA नोड जो होता है ये AV नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? AV नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये AV नोड फिर आगे जा करके AB बंडल का फॉर्मेशन करेगा, और यही AB बंडल फिर जा करके बट जाएगा। एक चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एक चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब उसको हम बोलेंगे राइट AB बंडल, और लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट AB बंडल। यहाँ तक समझ रहे हो? बिल्कुल। वो लेफ्ट वाले के पास जाने के बाद वो जो कॉर्डी टेंडी मसल्स था उसके थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है ये कॉर्डी टेंडी मसल्स जो होता है ये पैपिलरी मसल से कनेक्टेड था। तो अगर वो ये जो कॉर्डी टेंडी मसल है उसको अगर अपनी तरफ खींचेगा तो पैपिलरी मसल से भी खींचाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ही वो खींचाएगा ना, एक आवाज आती है, उस आवाज को कहते हैं लब, और उस वही आवाज हमें सुनाई देता है जो कि बोलते हैं धक धक कर रहा है। और जब तक कर रहा है समझो तुम जिंदा हो, रुक गया तो समझो वो फिर इंसान बाकी समझदार हो। तो यही है पूरी हार्ट की कहानी, है ना। देखो बहुत ही मज़े में हमने हार्ट की पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यार, 5-6 मिनट ही लगे होंगे हमें हार्ट का डायग्राम को कंप्लीट करने में। तो और इससे इजी तरीका और क्या ही बता सकते हैं। अब हमने सारा कुछ कोरिलेट कर लिया, क्या IAS है, क्या IBS है, क्या ABS है, कौन AB बंडल है, कौन राइट AB बंडल है, कौन ट्राइकैप्सिड बल्ब है, कौन पैपिलरी मसल्स है, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। राइट, बिल्कुल। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और बिल्कुल बनता है ना, कर दो यार। इसमें बार बार मेरे से बुलाते क्यों। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट बीट का साउंड है वो कैसा सुनाई देता है और कैसे सुनाई देता है, वो भी देखते हैं। याद करो हमने यहाँ SA नोड पढ़ा था जिसको अपन ने पेस मेकर कहा था। वो कनेक्टेड किसके साथ था? उस ट्राइकैप्सिड बल्ब और बाइकैप्सिड बल्ब से कनेक्टेड था। और वो जो है कनेक्टेड किसके थ्रू थे? तो कॉर्डी टेंडी मसल्स के थ्रू कनेक्टेड थे। तो कहने का मतलब है जैसे ही वो पेस मेकर जो है उसको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, खींचता होगा, तो उससे भी एक साउंड सुनाई देती है। उस साउंड को कहते हैं लब। क्या कहते हैं? लब। LOV वाला नहीं, LUB वाला लब। और ये सुनाई देता है कैप्सिड बल्ब के घिंचाने से, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होने से। ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वापस जब रिलैक्स होगा तो उसी कंडीशन पे आ जाएगा जिस कंडीशन पे हार्ट हमारा पहले था। बिल्कुल सही है। तो जैसे ही ये पेस मेकर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, रिलैक्स होना चाहता है, तो वापस हार्ट का पोजीशन वहीं पर पहुंच जाता है जैसा कि पहले था। तो उसके कारण भी हमें एक साउंड सुनाई देती है जिसको कहते हैं डब। और ये डब साउंड जो होता है हमें सुनाई देता है सेमी ल्यूनर बल्ब के कारण। तो यार लब और डब साउंड सुनाई देता है हमारे हार्ट बीट होने से, समझ रहे हो। ये धक धक सुनाई नहीं देता, लब और डब सुनाई देता है। लब कब? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन होगा तो डब साउंड सुनाई देगा। क्लियर है यार? इतना इजी ट्रिक से बता रहे तो क्लियर ही होगा, राइट। अब इसमें मेन टॉपिक है कि कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कहता है कि हम 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, उसी साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। जो कि अगर देखा जाए तो हमारा जो हार्ट होता है वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट में 72 to 75 बार धड़कता है नॉर्मल टाइम पे। अब हो सकता है कोई दौड़ के आएगा तो सिंपल सी बात, उस टाइम जो हार्ट बीट होगा बहुत फास्ट होती होगी, तो उस टाइम हो सकता है किसी का 85 चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हर टाइम वही जाएगा, तुम अपने से भी देख सकते हो, है ना। बिल्कुल। अगर हम बात करें
तो एक यहाँ पर टॉपिक दी है एनसीईआरटी ने, जिसका नाम लिखा है उसने स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर बोलो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम। देखो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम जो होता है वो 70 ml होता है, जिसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, और 1 स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 वेंट्रिकल के बराबर होता है। क्या है मुझे भी नहीं पता बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले इसको। 1 स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, हमने लिख दिया। 1 वेंट्रिकटाइल मतलब कि होता है कि जितना हमारा दिल जो है एक टाइम पे धड़कता है कितना होता है, 72 होता है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 72 इंटू 70 ml करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 5 लीटर। ये जो 5 लीटर है ना, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को एक बार में पंप कर सकता है। सोच सकते हो, और हमारा ब्लड जितना है ना वो हार्ट एक ही बार में पंप करके यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो ये समझ रहे हो, इसी प्रोसेस को कहते हैं सर्कुलेशन। तभी से हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, अब देख लिया सर्कुलेशन, तो हमारा ये पूरा चैप्टर जो है अब समझ में आ गया होगा कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्यों पढ़ा था। एनसीईआरटी इतना भी बुड़बक नहीं है जो उल्टा पलटा नाम बना करके दे दे। ओके, बस थोड़ी सी समझने की फेर है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा 5 लीटर आया ना, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक मैं बताया क्यों पता है? क्योंकि इससे हम अभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। कैसे? वो देखो, हमने अभी देखा कि ये हमारा जो दिल होता है वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। अगर हम बात करें तो एट्रिया स्ट्रोक को अपन एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वेट्रियल स्ट्रोक को वेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। एट्रिया जो होता है वो 0.8 सेकेंड में से सिर्फ 1 सेकेंड का ही काम करता है, और वेंट्रिकल जो होता है वो 0.8 सेकेंड में से 0.3 सेकेंड का काम करता है। तो अगर दोनों को मिला के अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 0.4 सेकेंड। उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाता है? मात्र 0.4 सेकेंड। अब बोलोगे सर ये तो टोटल 0.4 ही हो रहा है, तो 0.8 सेकेंड कैसे लग रहा है इस हार्ट बीट के साउंड को? तो यार जब कॉन्ट्रैक्शन में वो 0.4 सेकेंड ले रहा है तो रिलैक्सेशन में भी तो 0.4 सेकेंड लेगा ना। बिल्कुल, 0.4 सेकेंड रिलैक्सेशन में लेगा तो 0.4 प्लस 0.4 क्या होगा? 0.8 होगा। इसीलिए तो यार हमें एक बार लब सुनाई देता है और कुछ सेकंड के बाद डब सुनाई देता है। समझ रहे हो? बिल्कुल यार, यहाँ पर ये टॉपिक भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ ना तो मैंने यहाँ बहुत अच्छे तरह से लिख दिया है कि अगर किसी पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं हो रही है तो पंपिंग नहीं होगी, पंपिंग नहीं होगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो वेस्ट ब्लड हमारे बॉडी में रह जाएगा। वेस्ट ब्लड बॉडी में रह रहा है मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो भी है, लेकिन उसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रह जाएगा, जिसके कारण इंसान तुरंत मर भी सकता है। तो समझ रहे हो हमारा हार्ट का काम क्या है यार? ब्लड को प्यूरिफाई करते रहना। अगर प्यूरिफाई नहीं करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में बन के ही रहेंगे, जो हमें हार्म करते रहेंगे और एक टाइम हम ऊपर चले जाएंगे। दैट्स इट। ओके, डिवाइस है जिसका नाम है ईसीजी। आपने देखा ही होगा, देखा है ना, जब पेशेंट कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते हैं ना तो उसके ब्रीथिंग रेट को चेक करने के लिए इस डिवाइस को लगाया जाता है, जिसके हम हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं कि कितना धड़क रहा है कितना नहीं धड़क रहा। जिसमें स्ट्रेट लाइन का मतलब पता है क्या होता है? आदमी मर गया है, और अगर ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब इंसान जिंदा है। लेकिन ये ऊपर नीचे की भी कहानी होती है ना, कि ये कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, इसकी भी एक कहानी है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ P, Q, R और ST यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है। R कहने का तो देख रहे हो बहुत ही ऊपर है। और याद करो हमने अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन देखा, एट्रिया स्ट्रोक देखा और वेंट्रिकल स्ट्रोक देखा, जो कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड था, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड था। तो ये ऊपर जो जा रहा है वो एट्रिया होगा या वेंट्रिकल होगा? वो होगा वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? और ये जो P है वो कौन सा होगा? ये होगा एट्रिया। जब एट्रिया दम लगाता है तो इतना ही वो प्रेशर दे पाता है, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल अपना दम लगाता है ना, ताकत लगाता है, देख सकते हो कितना ऊपर तक रेंज चला जाता है। जब दोनों रिलैक्स होंगे तो सिंपल सी बात है, वो नीचे आता जाएगा और एक टाइम स्ट्रेट हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही है। तो हम बोल सकते हैं ये जो ईसीजी होता है इसके अंदर 3 लीड्स होते हैं, जो बढ़ता है 2 wrist में और फर्स्ट लेफ्ट एंकल में। राइट, इसको समझाने के लिए मैंने लिख भी दिया है कि जो P पॉइंट है
उसका कहने का मतलब है डीपोलराइजेशन, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है, जो को दे कौन रहा है, एट्रिया दे रहा है। उसी तरह जैसे ही आर पे जाएगा तो आर पे मैंने लिखा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब कि हार्ट को फिर से कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दी गई है और उसने दिया कौन है, तो वेंट्रिकल ने दिया है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। लेकिन टी पर जब आएगा तो टी पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब कि फिर से ताकत लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसने लगाएगा, वेंट्रिकल लगाएगा। और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब वो अब रिलैक्स मोड पे चला गया है और आदमी भी पूरा तरह से रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरा हार्ट का टॉपिक जो होगा अब क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और नहीं हुआ है तो कोई बार फिर से देख लेना लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा टाइम का भी नहीं है यार। अगर आप नीट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो यार इतनी टाइम तो देनी पड़ेगी ही आपको। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स इस तरह का दिखता है, आपको 3 लेयर दिख रहे होंगे यहाँ पर। पहला को बोलेंगे टूनिका एक्सटर्ना, दूसरा है टूनिका मेडिना, तीसरा होता है टूनिका इंटाइन। एक्सटर्ना से मतलब समझ में आ रहा हो, बाहर का लेयर, मेडिया मतलब मिडिल लेयर, इंटाइन मतलब इनर लेयर। सही है। जो टूनिका एक्सटर्ना होता है ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के, जिसके अंदर कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। टूनिका मीडिया जो होता है ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो बनते हैं इलास्टिक फाइबर से। टूनिका इंटाइन जो होती है वो बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम से। स्क्वामस एपिथेलियम आपको याद आता होगा, अगर आपने मेरा डाइजेशन वाला चैप्टर देखा है तो वहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम का रोल देखा था। इसका रोल होता है एल्वियुलर वॉल को फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं यार, देख लेना, है ना। एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो मज़ा आता है। और किस तरह स्टेप को फॉलो करना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, एक बार अगर नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, ताकि आपको ईजी हो जाए थोड़ा पढ़ाई करने में। क्योंकि एनसीईआरटी एक चैप्टर इधर देता है तो एक चैप्टर कहीं और देता है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। अब आर्टरी और वैन के बीच कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है नोट बना करके, एक बार इसको भी देख लेना। यहाँ पर कह रहा है आर्टरी जो होता है उसमें ल्यूमन बहुत ही कम होता है। ल्यूमन कम होता है तो ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वल्व जो होगा वहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर वैन की बात करो तो वैन में ल्यूमन बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो उस टाइम वल्व जो होगा वो एक्टिव कंडीशन पे होगा, राइट। इसीलिए यार बोलता हूँ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, समझ जाओ उस टाइम आर्टरी वर्क कर रहा है। और किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चिल है, तो वो उसमें वैन यूज़ कर रहा है। और वैन ही ज़्यादातर यूज करता है आम लोगों में, लेकिन किसी किसी लोगों में आर्टरी जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो कंडीशन कुछ देखने को मिल ही जाता होगा, राइट। बिल्कुल। लास्ट नोट भी देख लो, इतना जब पेशेंस रखे हो तो लास्ट नोट भी देख ही लो। बहुत मुश्किल से नोट्स बनाता हूँ यार, तो देख के ही जाना। लास्ट नोट कहता है कि नोडल टिश्यू इज अ रेगुलेट्स द हार्ट एक्टिविटी। जो नोडल टिश्यू होता है ना, वही हमारा हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। और हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, मतलब कि मसल्स डिपेंडेंट होता है। वहाँ पर कोई हड्डी दिखी क्या, हमें नहीं दिखी, इसीलिए हम कहते हैं उसको वो मायोजेनिक होता है। ये इसकी स्टडी करने वाले को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो हम बन जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट। और यहाँ पर हमारा यह चैप्टर जो होता है पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो, और हम वेट करो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही रहता है, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो देखना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय।